प्राचीन भारत का इतिहास पाषाण काल, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो थे, किंतु इनके अपठ्य और दुर्बोध होने के कारण उनमें कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। जब से लिखित विवरण मिलते हैं उन्हें ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता और आदि इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्र सभ्यता यानी अहाड़ और जोवे आदि की सभ्यता आती है। जबकि छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सबसे पहले 1863 में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया: पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरा पाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया गया। पहला है पुरा पाषाण काल, पूर्व पुरा पाषाण काल, जिसमें क्रोड उपकरण प्राप्त हुए हैं, जैसे हस्त कुठार, खंडक और विदारिणी आदि। दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल, जिसमें फलक उपकरण प्राप्त हुए हैं, और तीसरा है उच्च पुरा पाषाण काल, जिसमें तक्षणी और खुरचनी उपकरण प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले पंजाब की साहन नदी घाटी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरै और तथा अतिरमपक्कम से हैंडेक संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रैपर आदि हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास पलवरम नामक स्थान से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र विलियम किंग ने अतिरमपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूर्व पुरा पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा भी मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्ट्जाइट पत्थरों से किया गया है। पुरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे तथा उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से वो अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन और कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान भी नहीं था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867-68 में ईस्वी में हुई, जब आर्कीबॉल्ड कोरलाइक ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग्स को खोज निकाला। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थिर पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुआ है। तो मानव जो अस्थि पंजर है वो किस युग में मिला है? मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुआ है। गुजरात स्थित लंगरात सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियां,
कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। वहां से 14 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण कालीन महदहा, जो कि वर्तमान में प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, वहां से हड्डी और सींग निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो कि झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा है। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी और सींग निर्मित उपकरण और आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जन नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा सराय, नाहर राय तथा दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण और आभूषण पर पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्र में कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान ज्ञात हुए हैं। इन शवाधानों में से 5 शवाधान हैं वो युग्म शवाधान है, यानी कपल में है, और एक शवाधान में 3 मानव कंकाल को एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष शवाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय ने से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। यहीं की कब्रें या समाधियां आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्रें छिलछिली तथा अंडाकार थी। विंध्य क्षेत्र के लेखिया क्षेत्र के शिलालेख संख्या 1 से मध्य पाषाण कालीन लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश शत विकसित अवस्था में हैं। अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ है। पशुपालन की साक्ष्य भारत में आदमगढ़, जो कि वर्तमान में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके, मछली पकड़कर तथा खाद्य वस्तुओं को संग्रह कर पेट भर लेते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैलचित्र का श्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 243 को क्रमांक दिया गया है, जिनमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैलचित्रों को विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। तो खाद्यान्नों का जो उत्पादन है वो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि भी प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव में है। यहाँ से 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व के मध्य के चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य पाने वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व के गेहूं के साक्ष्य भी मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डीहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईस्वी पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य भी मिले हैं। माना जाता है चीन की यांगसी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईस्वी पूर्व
पहले चावल उगाया जाता गया था। मक्का लगभग 6000 ईस्वी पूर्व का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको से मिला है। बाजरा 5500 ईस्वी पूर्व चीन में, सोरधम 5000 ईस्वी पूर्व पूर्वी अफ्रीका में, राई 5000 ईस्वी पूर्व दक्षिण पूर्व में और एशिया में, तथा जई 2300 ईस्वी पूर्व यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्तों का कंकाल बुर्जहोम, जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहां से प्राप्त हुआ है। गर्त आवास के साक्ष्य भी वहीं से प्राप्त हुए हैं। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। गुफ कराल कश्मीर में स्थित नवपाषाण कालीन स्थल है। गुफ कराल का अर्थ है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में वृषपाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले, जो कि कर्नाटक मैसूर के पास वल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। पिकलीहल, उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष है। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। धातुओं में किस धातु का प्रयोग सबसे पहले हुआ? तो धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। इस चरण में पढ़ा जाता है। ताम्रपाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। ये है अहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना और गुलिंद। ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलुंद, बालाथल, अजियाना के घरों को चाहर दीवारी से घेरा गया है। अहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी हुई है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी मिली हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। अहाड़ संस्कृति, जो कि 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व की है, अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि जहां दूसरे केंद्रों में लाल और काले लेप के मृदभांड बने हैं, वहीं यहाँ इस लेप के ऊपर सफेद रंग से चित्रकारी की गई है। कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कैथा, एरन और नवादा टोली प्रमुख स्थल है। नवादा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, जो खारगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन HD संकालिया ने किया था। वहां से मिट्टी, बांस तथा फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। कायथा संस्कृति ने जो
हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है। इसके नेवैसा जोड़वे सांस्कृतिक स्थल से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। टोटीदार पात्र परंपरा जोड़वी संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोड़वे संस्कृति के नेवैसा, दैमाबाद, चंदेली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था 1300 से 1000 ईस्वी पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान जिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार और वृत्ताकार हैं। इनाम गांव से 130 से भी अधिक घर जो खाई से घिरी हुई है, यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्राय केंद्र स्थल में रहता था। यहाँ से अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिमी बंगाल के वर्धमान जिले के पांडु राजर डीबी और बीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रकालीन स्थल है। कुछ अन्य पुरास्थल जहां खुदाई हुई है, ये है बिहार में सेनुवार, सोनपुर, ताराडीह और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहना। बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तश्तरियां और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अनंत रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी, भैंस रखते थे और हिरण का शिकार करते थे। यहाँ से ऊंट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुख्य अनाज गेहूं और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निस्संदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कॉर्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके और गुटिकाएं भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियां मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन, सेमल की रुई से बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौनों की मिट्टी की मूर्ति, टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। इनाम गांव में ही
मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो कि पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा का प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी का वृषभ मूर्तिकाएं यह सूचित करती हैं कि वृषभ यानी सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदोली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनके का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था। मृतकों को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में रखा जाता था। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण शवाधान एक्सीडेंटेड बरियल प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान फंक्शनल बरियल चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इनमें 424 तांबे के औजार तथा हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर थे। गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खीत्री ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र में के तांबे समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू, मस्की, हल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। हट जा यहाँ से, कहाँ पैर पूर दब जाएगा। चली बैठी यहाँ, काम भी नहीं करने दे रही कुछ। ए दब जाएगी तू, खड़ी हो यहाँ से, खड़ी हो ना। नहीं ये देख, नेट हटा दिया होगा, मतलब नेट हटा रखा था उसका। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह का त्रियुगीन विभाजन किया गया था। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से जो पाषाण और कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने किया था। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 में और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह का त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण
वीडियो भी भेज दो किसी सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं जो कि झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी, सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहां से? सराय। क्वेश्चन 8, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? तो जो खाद्यान्नों की कृषि है वो नवपाषाण काल में प्रारंभ हो गई। खाद्यान्नों का उत्पादन सबसे पहले नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। 9th क्वेश्चन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? कहाँ से पता चला कि मानव भी थे? तो ये हमें पता चला नर्मदा घाटी से। ये उत्तराखंड पीसीएस के 2006 में आया हुआ है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनोरा, जो कि होशंगाबाद में है, नामक पुरस्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया ने द्वारा 5 दिसंबर 1982 में की गई थी। 10th क्वेश्चन, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? जो कि अभी देखा है हमने, किस नदी घाटी से? नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। और ये कब आया है? बीपीएससी के री एग्जाम 2020 में, यानी हाल ही का क्वेश्चन है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया अनाज कौन सा है? तो जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई और जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ यानी बार्ले 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास भूमध्य सागर और ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के मध्य में मानव के द्वारा उगाया गया था। बाद में इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया गया। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। कहाँ है ये? नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में
प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोहलडीहवा, जो कि इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है, यहाँ से 6500 ईस्वी पूर्व के चावल की भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम यानी 7000 ईस्वी पूर्व है, जबकि किली गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईस्वी पूर्व और 3500 ईस्वी पूर्व है। निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? बागोर में मिले हैं। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं। निम्नलिखित में से किसको चाइकोलिथिक युग भी कहा जाता है? किस युग को कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को चाल्कोलिथिक, कैथोलिथिक युग भी कहा जाता है। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। देखते हैं। पहला है, आहड़ वासी तांबा गलाना जानते थे। दूसरा ऑप्शन है कि ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। तीसरा ऑप्शन है, धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। और चौथा ऑप्शन है, यहाँ के काले लाल रंग के मृदवान मिले हैं और जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी सेकेंड वाला इसमें सही नहीं है, यानी चावल के से परिचित नहीं थे, ये गलत है। वो चावल से परिचित थे। इसका मतलब आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे? हाँ, जानते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। हाँ, था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः
सफेद रंग से ज्यामितियां उकेरी गई हैं, ये भी ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? ओहाड़ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति का स्थल है। आहार संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ तथा चावल से परिचित थे। आहार का एक अन्य नाम ताम्रवती यानी तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहार वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नवलदा टोली का उत्खनन किससे लिया गया है? H.D. सकलिया ने लिया गया है। नवलदा टोली मध्य प्रदेश का एक उत्खनन दक्कन कॉलेज, पूना के प्रोफेसर H.D. संकालिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे उत्कृष्ट उत्खनित ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईस्वी पूर्व यानी 1600 से 1300 ईस्वी पूर्व के मध्य में निर्धारित की गई है। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? नवदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान कहाँ से की गई है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में वृहत पाषाण स्मारकों की गई है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंड राख का टीला निम्नलिखित में से के नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है? राख का टीला संगनकल्लू से प्राप्त हुआ है। संगनकल्लू कहाँ है? कर्नाटक में मैसूर। नवपाषाण कालीन पुरस्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विभिन्न रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 7 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से 133 में चित्र पाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, तो भीमबेटका, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में है और ये एक यूनेस्को साइट भी है। और ये क्वेश्चन 2 बार लगातार आया।
गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरोवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति OCP कहा गया है। B.B. लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया दफनाते थे तो उत्तर से दक्षिण की ओर वो रखकर दफनाते थे। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, कोठे, चंदोली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। 34 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाण कालीन अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्तों का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ था। गर्तावास गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? बुर्जहोम से। वही एक्सप्लेनेशन है जो ऊपर दिया है। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वही बुर्जहोम से मिले हैं। क्वेश्चन 37 इन्हें मैच करना है। तो बुर्जहोम शैलाकृत देव मंदिर, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला, गणेश्वर ताम्र कलाकृतियां, इनमें से बताना है कि कौन सम्मिलित है और कौन सम्मिलित नहीं है। तो चंद्रकेतुगढ़ से टेराकोटा कला मिली है, ये सही है। उसके बाद गणेश्वर से ताम्र कलाकृतियां प्राप्त हुई है, ये भी सही है। लेकिन बुर्जहोम से शैलकृत देव मंदिर नहीं मिले हैं। ये कब आया? IAS के प्री के 2021 में, यानी हाल ही में आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले साल में। बुर्जहोम नामक नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित UT में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में D. एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल में गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातत्व स्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार विकल्प D सही है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? सर्वाधिक मानव कंकाल लेखरिया से प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर JN पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखरिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक युग लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हाल में हैं तथा अधिकांश शत विकसित अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन R. लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थि मिली है। नीचे दी गए दो ऑप्शंस हैं और एक कथन, जो ऑप्शन A है वो कथन है और कारण यानी R है। तो कथन है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। और कारण है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस